हो जाएगी तो क्रॉस करने में टाइम, फ्लो में बना तो तुमसे पूछेंगे सवाल नालायकों। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना मेरे बच्चों। चलो हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को डिस्कस किया था, है ना। चलो अब यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमने ऑक्सीजन खींची थी लंग्स के अंदर, वो ब्लड में कैसे जाएगी, कैसे होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर गैसियस एक्सचेंज। क्योंकि भैया जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन है, माने जो एल्वियोलाई है मेरे बच्चों, उस एल्वियोलाई में कैसे ऑक्सीजन वहां से जा करके क्रॉस करके ब्लड वेसल में पहुंचेगी, किस तरीके से आगे वहां पर चीज़ें परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आ जाओ बेटा पढ़ते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। अब देखो ज़रा, रेस्पिरेटरी जोन में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर क्या होती है, एल्वियोलाई। क्या होती है, एल्वियोलाई। अब देखो ज़रा, अगर हम एल्वियोलाई वायु कूपिका मेरे बच्चों, ठीक है, बनाना चाहें तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो एल्वियोलाई है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, यानी कि जो एपिथेलियल लेयर है, वो कौन सी एपिथेलियम की होती है, सिंपल स्क्वेमस। कौन सी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दिस 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 दिस, है ना, ये है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो ज़रा, देखो ज़रा, अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन तो ले आए हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैसे बांटा जाएगा। तो हमारी बॉडी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, ब्लड। कौन सा, ब्लड। तो हर एक एल्वियोलाई के पास से होकर के एक ब्लड वेसल गुजरती है। क्या गुजरती है, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल का भी जो लाइनिंग है मेरे बच्चों, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ठीक है, और तुमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में कि जहाँ पर भी चीज़ों को क्रॉस करना होगा, समझ पा रहे हो, वहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी मेरे बच्चों। ठीक है, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, रीएब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, अब देखो ज़रा, तुमने कहा कि नहीं हम यहाँ तो हमने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल वहाँ पर सिंपल होगी, स्क्वेमस वाली नहीं। कैसी होगी, सिंपल। जैसे कि अगर रीएब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो। ठीक है, चलो बिल्कुल सही मेरे बच्चों, बिल्कुल सही। चलो आ जाओ, अब देखो ज़रा यहाँ पर खींच करके क्या लाए थे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड को देंगे, बोलेंगे जाओ पूरे के पूरे बॉडी में बांट दो। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पहले इस सेल के अंदर जाएगी, फिर इस सेल के बाहर आएगी, इस वाले बीच वाले स्पेस में, फिर इस सेल के अंदर जाएगी और इस सेल के बाहर आएगी, तब जाकर के ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारी ब्लड वेसल की ल्यूमेन में। यस मेरे बच्चों, फिर ये जो ब्लड लेकर के आया है CO2, सेम पैटर्न ये भी फॉलो करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, एल्वियोलाई में। लगी बात समझ, लगी बात समझ। यस यस, अब देखो ज़रा ध्यान दो, ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारा एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, बीच में होगा हमारा बेसमेंट सबस्टांस। ठीक है, और ये है एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, अब देखो जरा, जो हमारा बेसमेंट सबस्टांस है नालायकों, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है। देखो जरा, जो एपिथेलियम है, क्या ये सेल्स ने मिलकर के बनाई है? यस बिल्कुल, ये होगी हमारी सेलुलर लेयर। ठीक है, जो बेसमेंट सबस्टांस है ये कैसा होगा, ए सेलुलर। कैसा होगा, ए सेलुलर। और जो ब्लड वेसल की एपिथेलियम है ये भी कैसी होगी नालायकों, सेलुलर। कैसी होगी, सेलुलर। तो देखो जरा, वो तुमसे पूछेंगे कि जब ऑक्सीजन क्रॉस करके एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में जाती है तो वो टोटल कितने लेयर्स क्रॉस करती है? तो टोटल कितनी, 3। कितनी, 3। ये एपिथेलियम, ये बेसमेंट सबस्टांस और ये वाली एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो जरा, अगर पूछा जाए कि कितनी सेलुलर लेयर क्रॉस की तो 2, कितनी ए सेलुलर क्रॉस की तो 1,
टोटल कितनी क्रॉस की? तो 3। इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं नालायकों रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 1 mm से भी कम होती है। ठीक है, अब देखो इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन दे, CO2 ले। समझ पा रहे हो? दिस इज एक्सचेंज। यस, एक हाथ दे एक हाथ ले। ठीक है, अब देखो जरा, वो कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होता है? क्यों होता है? तो भैया बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, भैया ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन ला रहे हैं, इसीलिए होता है। हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए फॉर द रनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस, वो कहते हैं कैसे होता है? तो भैया ये होता है वाया डिफ्यूजन। कैसे होता है? डिफ्यूजन। किसी भी टाइप के कोई भी ट्रांसपोर्टर का यूज नहीं होगा, सिंपली ऑक्सीजन एक सेल के अंदर घुसेगी, उधर निकल जाएगी, फिर घुसेगी, फिर निकल जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी। लगी बात समझ? ठीक है, अब देखो जरा, इस डिफ्यूजन के रेट को लेकर के सवाल पूछा जाता है। ठीक है, वो कहेंगे कि अगर इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस को बढ़ा दिया जाए देन डिफ्यूजन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो तुम कहोगे भैया डिफ्यूजन का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन में क्रॉस करके जाना है, और जब थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो क्रॉस करने में टाइम लगेगा ना मेरे बच्चों। यस, ठीक है। दूसरा वो कहेंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर कौन सी बला है? ठीक है, मान लो किसी टाइम ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और किसी टाइम ऑक्सीजन के 1000 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। बताओ पार्शियल प्रेशर किधर ज़्यादा? इधर ज़्यादा। जितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, गैस का पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो बताओ पार्शियल प्रेशर बढ़ने का डिफ्यूज़न पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बढ़ेगा। भैया ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है तो ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा या फिर नहीं होगा? यस। कम मिल रहा है तो कम होगा। जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो डिफ्यूज़न भी कम हो जाएगा मेरे बच्चों। लगी बात समझ? ठीक है, फिर वो कहेंगे किसी भी गैस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा? किसका? सॉल्युबिलिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा? माने ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आया, फटाक से ब्लड में घुला और आगे चला गया, फिर दूसरा आया, फटाक से ब्लड में घुला और आगे चला गया। जितनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के घुल करके फटाक से आगे जाने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, पीछे से उतनी तेज़ी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि आगे क्या है? फटाफट चलता चला जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो बताओ यहाँ पर जाम लगना शुरू हो जाएगा। यस, घुल ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, जाम लगा पड़ा है, पीछे से और आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। समझ पा रहे हो? तो बताओ ज़रा, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो डिफ्यूज़न रेट बढ़ेगा नालायकों, सॉल्युबिलिटी घटती है तो डिफ्यूज़न रेट भी घटेगा। इन चीज़ों को तुम यहाँ पर याद रखोगे, तुम्हारे एग्जाम में बहुत स्टेटमेंट में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज़रा क्या कह रहा है ये। ला 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 ला। चलो, एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये प्राइमरी साइट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। बिल्कुल सही बात है। जब ऑक्सीजन यहाँ से लेकर के ब्लड से गए हैं तो भैया टिश्यू को जब देंगे तब भी तो एक्सचेंज होगा। यस मेरे बच्चों। चलो, ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। यस मेरे बच्चों, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर, कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also important factors। ठीक है, फैक्टर्स तुमको मैंने सिखा दिए बहुत ज़्यादा, उन पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इन्होंने ये बता दिया कि अफेक्ट करेंगे,
कैसे अफेक्ट करेंगे ये नहीं बताएं बेटा, कोई बात नहीं। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एट PO2, P माने प्रेशर मेरे बच्चों, फॉर ऑक्सीजन एंड PuCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल 14.1। यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे देखने से याद नहीं होगा, आगे एक दूसरा चित्र बना होगा। यस, यहाँ से हम याद करेंगे, ठीक है। यस, चलो। एंड इन फिगर 14.3, ठीक है। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेओलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज सिमिलरली। क्योंकि भैया जो पहले वाली क्लासेस थी शायद तुमने देखी होंगी, और शायद क्या देखी होंगी यार, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि गैसेस always travel from high pressure area to low pressure area मेरे बच्चों। यस मेरे बच्चों, है ना। तो देखो ज़रा, जिधर से जिधर गैस जा रही है तुमको ये ध्यान रखना है कि पहले वाली जगह का प्रेशर कम होना चाहिए। अगर पहली वाली जगह का प्रेशर ज़्यादा, पहली वाली जगह का प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इधर से आ पाएंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर इधर वाली जगह का प्रेशर, जिधर हम जा रहे हैं उधर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फिर कभी भी इधर से इधर नहीं ना आ पाएंगे, ठीक है। यस, चलो अब देखो ज़रा आगे पढ़ते हैं। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे बेटा, फिर पढ़ेंगे। यस यस मेरे बच्चों, चलो। एटमॉस्फेयर, ये कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर एल्वेओलर 114। अच्छा एटमॉस्फेयर, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे। एटमॉस्फेयर में 159 mmHg होता है ऑक्सीजन एंड 0.3 mmHg होता है क्या? CO2 का प्रेशर। यस, ठीक है। अब देखो ज़रा 159 कहाँ है? mmHg एटमॉस्फेयर में। लंग्स में कितना है? 104। बताओ लंग्स का कम है या सुना? बोले यस, फटाक से गैस अंदर आ गई, ठीक है। अब देखो लंग्स में कितना था? 104, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना है? 95। तो बताओ फटाक से एल्वियोलाई से कहाँ चली जाएगी? ब्लड में। कहाँ चली जाएगी? ब्लड में, ठीक है। उसके बाद टिश्यूज़ को दे दिया, तो जब सारी की सारी ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दे दी तो डीऑक्सीनेटर में कितना बचा? 40 mmHg। कितना? 40 mmHg। अब जाएंगे बाहर और दोबारा से लेकर के आएंगे ऑक्सीजन। अब देखो ज़रा, CO2 का सबसे ज़्यादा टिश्यूज़ में होगा, या फिर डीऑक्सीनेटेड में कितना? 45 mmHg। फिर उसके बाद जब एल्वियोलाई पहुंचे तो 40 mmHg। देखो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया जा रही है। यस, नो मैटर कि 45 से 40 पे गए तो हमने कहा 5 पॉइंट में क्या ही फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है बेटा, 1 पॉइंट में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। यस मेरे बच्चों, ठीक है। 40 में आप पहुंच गए, फिर बाहर कितना था? 0.3। बहुत तेजी में CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से याद करोगे, और अगर तुमको आसान लगता है तो तुम यहाँ से भी याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में जाएगी, देन एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड में जाएगी, ऑक्सीजनेटेड से देन टिश्यू में जाएगी, देन टिश्यू से डीऑक्सीनेटेड। कुछ इस तरीके का अलग से अपनी कॉपी पर ये एक फ्लो में बना लेना बच्चे, है ना। CO2 क्या होगा? CO2 टिश्यू से पहले डीऑक्सीनेटेड में जाएगी, डीऑक्सीनेटेड से एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये अलग से याद कर लेना, आई बात समझ? तो ये जरा सा फ्लो में बना लोगे तुम लोग, है ना। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ा हमने इतना, ये भी पढ़ा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये भी पढ़ा। ये नीचे का पार्ट थोड़ा सा रह गया, आ जाओ पढ़ लेते हैं। यस, अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, ठीक है। एट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम हायर होती है, और ये कैसे अफेक्ट करता है अभी आगे सिखाएंगे, ठीक है। चलो, O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अब किसकी बात हो रही है? द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम नालायकों? स्क्वैमस, ठीक है। द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है।
एंड द बेसमेंट सबस्टेंस, ठीक है, ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, इन बिटवीन देम, ठीक है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 mm से भी कम होती है थिकनेस किसकी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, ठीक है। यस मेरे बच्चों, देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वेओलाई टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वेओलाई, ठीक है। चलो आ जाओ आगे पढ़ते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कैसे कैसे, अब देखो लंग्स में ब्लड में पहुंचा दी, लेकिन यहाँ लंग्स है, यहाँ पे ब्लड में क्या पहुंच गई, O2, ऐसे हाथ किया, ये फिंगर टिप, यहाँ की सेल को चाहिए ऑक्सीजन, कहते हैं लाओ, कैसे कैसे, तो यस ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ऑक्सीजन को, क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा नालायकों। चलो आ जाओ करते हैं ट्रांसपोर्ट। तो जब हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, तो ऑक्सीजन को मेजॉरली 2 टाइप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसमें से लगभग 3% हमारी डिज़ोल्व हो जाती है प्लाज्मा में, डिज़ोल्व हो जाती है प्लाज्मा में, और 97% बाइंड होती है ऑन हीमोग्लोबिन। किस पर बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन। बताओ लगी बात समझ, यस। तो 3% इसकी सॉल्युबिलिटी है, यानी कि सीधा का सीधा प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, और बाकी की 97% हीमोग्लोबिन पर बाइंड होकर के चलेगी, ठीक है। अब देखो ज़रा हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई एक प्रोटीन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई एक प्रोटीन, जिसमें कि 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। इसमें 4 Fe2+ सेंटर्स होते हैं, Fe2+ सेंटर्स होते हैं, और जो कि बाइंड कर सकते हैं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, क्योंकि 1 Fe2+ सेंटर बाइंड्स विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो एट अ टाइम 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरी a maximum 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कितना, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस पे कितनी लगी हुई हीमोग्लोबिन है, इस पे कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 4, ठीक है। जब ये हीमोग्लोबिन जा कर के डोनेट करेगा ना अपनी ऑक्सीजन, किसको, टिश्यूज को, बहुत चालाक है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन देगा, कहेगा 3 अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो अगर चारों ऑक्सीजन को मान लिया जाए 100%, तो बताओ ज़रा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितने % डोनेट करता है ब्लड को, कितने % ऑक्सीजन को डोनेट करता है टिश्यूज़ में, ओनली 25%, ओनली 25%, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कितना भी हो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, वो हमेशा अपनी 25% ऑक्सीजन ही डोनेट करेगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ 25% के कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो एक तुम्हें डेटा और मिलेगा कि जो हमारा 100 ml ब्लड है उसमें लगभग 20 ml होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो ज़रा अगर 25% डोनेट की तो 100 ml सिर्फ 5 ml डोनेट करेगा ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। बताओ ये बात समझे, ठीक है। चलो ये बात तो हम समझ गए ऑक्सीजन बाइंडिंग वाली। अब एक चीज़ और आती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल लगता है, हो सकता है तुम्हें भी मुश्किल लगता हो, या फिर जिन बच्चों को मुश्किल लगता है वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। देखो 2 एक्सेस बनाएंगे हम, यस, ठीक है। ये है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये है परसेंटेज
सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कैसे निकालेंगे? तो देखो ज़रा, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पर सिर्फ एक ऑक्सीजन है तो सैचुरेशन कितना है? 25%। दो आ गए तो सैचुरेशन 50%, तीन आ गए तो 75%, एंड चारों के चारों ऑक्सीजन अगर मैक्सिमम बाइंड हो गए तो कितना हो गया नालायको? 100%। अब सैचुरेट हो गया हीमोग्लोबिन। अब एक और मॉलिक्यूल ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, तो कहते हैं सैचुरेटेड है। समझ पा रहे हो? अब इसको दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है, 100% सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, चलो आ जाओ, यहीं से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। तो देखो ज़रा, कितना? 25% सैचुरेशन, 50% सैचुरेशन, 75% सैचुरेशन एंड 100% सैचुरेशन। समझे? ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ से जब हम कर्व डालेंगे तो कुछ इस तरह की कर्व आती है। यस, सिग्मॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं नालायको? सिग्मॉइड। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, ये आया, ये आया, अरे रे रे, ये आया और ये आया। ठीक है, तो देखना ज़रा, ये वाला जो है लगभग 15 mmHg पर 30, 40 एंड 95, ऐसे करके इतने पार्शियल प्रेशर पर हमें क्या मिलेगा? इस टाइप का सैचुरेशन देखने को मिलेगा। अब देखो ज़रा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, यहाँ से लिखते हैं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड ऑन hemoglobin upon total number of oxygen molecule can bind on hemoglobin into 100। आई बात समझ? ठीक है, तो देखो ज़रा, जैसे ही परसेंटेज सैचुरेशन निकाला तो ये कैन बाइंड वाला तो हमेशा कितना रहेगा? 4। कितना रहेगा? 4। और अगर मान लिया एक बाइंड है, कितना बाइंड है? एक, तो जब इनटू में 100 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। अगर मान लिया दो बाइंड है तो टोटल में तो हमेशा 4 ही रहेगा कैन बाइंड में, इनटू में 100 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। ऐसे ही मान लो 3 बाइंड हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 75%। अगर मान लिया 4 बाइंड हैं तो कितना आ जाएगा? 100%। बताओ समझ में लगी हाँ कि ना? बिल्कुल समझने वाली बात है। और इतना कैलकुलेशन करने का मन नहीं है, और अब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, नहीं तुमको करना है एक हीमोग्लोबिन सट्टा से बनाना, और 4 पे हम मान के चलेंगे कि 100% होगा। तो अगर मान लो सिर्फ एक पे ही है तो सैचुरेशन 25%, 2 पे आ गया सैचुरेशन 50%, 3 पे आ गया सैचुरेशन 75%, और 4 पे आ गया तो सैचुरेशन 100%। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सीधे से हम निकाल सकते हैं, लेकिन बस तुमको पता होना चाहिए कि इस तरीके से निकाला जाता है। ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसका शेप खूब पूछते हैं, सिग्मॉइड होता है। कैसा होता है? सिग्मॉइड। ठीक है, चलो अब इसकी शिफ्टिंग पूछते हैं तुमसे। क्या पूछते हैं? शिफ्टिंग। एक तो होता है राइट शिफ्ट, जो तुम्हारा टिश्यूज में होगा। दूसरा होता है लेफ्ट शिफ्ट, जो तुम्हारा कहाँ होगा? लंग्स में होगा। कहाँ होगा? लंग्स में। ठीक है, अब ज़रा सा ध्यान दो, ध्यान दो। कैसे? कैसे? तो देखो ज़रा, जहाँ पर टिश्यूज़ में हम स्टडी करेंगे तो देखो ज़रा, क्या टिश्यूज़ में बहुत तेज़ी में मेटाबॉलिज्म हो रही है? यस, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा। जब मेटाबॉलिज्म तेज़ी में हो रही तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो माने पीएच कम होगा। ठीक है, पीएच, और फटाफट से ऑक्सीजन यूज़ हो रही है माने CO2 निकल रही होगी, तो CO2 का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा।
ठीक है। जितने भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट हैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, जिनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बाईफॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलिसिस का मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है, इसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज़ी में चल रही है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रोटॉन, लो पीएच, हाई CO2 क्या करते हैं, फेवर करते हैं कि जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट जाए हीमोग्लोबिन +4 ऑक्सीजन में। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये तुमसे पूछा जाएगा। प्लस इधर आ जाओ, इधर जो चीज़ें ज़्यादा हैं ये उधर कम हो जाएंगी, कम। पीएच इधर ज़्यादा, यस। CO2 इधर कम, इसका भी कंसंट्रेशन कम। तो ये सारी कंडीशंस फेवर करती हैं हीमोग्लोबिन +4 ऑक्सीजन को कन्वर्ट होने में ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। किसमें? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। वो तुमसे पूछेंगे सवाल, नालायकों, वो तुमसे सवाल पूछेंगे कि बताओ कौन सी कंडीशन है जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करती है। तो देखना ज़रा कौन सी कंडीशन है। लो टेम्परेचर, लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन, हाई पीएच, लो CO2 एंड लो BPG। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने में हेल्प करती हैं? देन हाई टेम्परेचर, हाई प्रोटॉन, लो पीएच, हाई CO2 एंड हाई BPG कंसंट्रेशन। ऐसे करके सवाल तुमसे पूछा जाएगा नालायकों, ध्यान रखोगे? ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा, वेयर इज NCERT? यहाँ है, चलो आ जाओ। What is the medium of transport of O2 and CO2? ठीक है, 97% RBCs में जाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन RBC में होता है, हम जानते हैं। रिमेनिंग 3% प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, CO2 की अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं। 20 से 25% RBC में, 70% बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, 7% डिजोल्व। ठीक है, डिजोल्व 7% क्यों हो गई? ऑक्सीजन 3% हो पाई क्योंकि भैया अभी पढ़ा था कि जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन विद ऑक्सीजन। यस मेरे बच्चों, चलो आ जाओ। टन टन, हाँ, दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नालायकों। ठीक है आ जाओ। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर। ठीक है, प्रेजेंट इन RBC, O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। देखो 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 देखो, ये रिवर्सिबल शब्द, इरिवर्सिबल लिखा जाता है यहाँ पर, और यहाँ से तुमको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यस। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4। ठीक है, पढ़ लिया हमने। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर CO2। अब देखो 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 यहाँ से ये लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन से तो प्राइमरीली किससे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो जरा, प्राइमरली किससे है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स। ठीक है, विच कैन इंटरफियर विद बाइंडिंग। सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन। कैसी कर्व मिलेगी? सिग्मोइड कर्व। ठीक है, ठीक है, दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, यस, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग इफेक्ट ऑफ factors like PCO2, proton concentration, etc. on binding of O2 with hemo। ठीक है, in the alveoli where there is high pH। देखो देखो, ये यहाँ से पढ़ना और अपने इस वाले नोट से कंपेयर करके बताना कि क्या चीज़ें तुम्हें समझ में आई या फिर नहीं आई। ठीक है, यस। द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वेयर लो PO2, लो CO2। ठीक है, हाई प्रोटॉन, हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। ठीक है, आ गया पॉइंट आ गया बेटा। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड
कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2, क्योंकि भैया 100 ml में 20 ml होता है और हम सिर्फ 5% ही दान करेंगे अपना, बाकी सारा 25% ही दान करेंगे, 75% अपने पास रखेंगे। ठीक है, यस। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में ये वाली रिएक्शन बिल्कुल तुम रट लोगे, ये यस, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पहले CO2 वाटर के साथ जुड़ी, बाइकार्बोनेट बनाया, फिर एक प्रोटॉन जब निकाल लिया तो बाइकार्बोनेट आयन बन गया। और देखो बेटा, ये जो एंजाइम का नाम लिखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये मिलता है RBC के अंदर। किसके अंदर मिलता है? RBC के अंदर। लेकिन इसका सम अमाउंट थोड़ा सा प्लाज्मा में भी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। बताओ समझे हाँ कि ना? समझ गए? यस। तो अब देखो ज़रा सा डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारी CO2 है, इसका जो ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होगा। एक तो प्लाज्मा में कितना 7% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कितना लगभग 23%, और बाइकार्बोनेट आयन कितना 70%। ये चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी और पीछे बुक में हमने भी पढ़ा भी था। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो ज़रा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। और ये भी रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल। ऑक्सीजन और CO2 में कहीं भी बाइंडिंग इरिवर्सिबल नहीं होगा, बिल्कुल गांठ बांध लो इस बात को। ठीक है, यस। PO2 इज अ मेजर फैक्टर। यहाँ पर कौन मेजर फैक्टर है? PO2, विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग व्हेन PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissues more binding of carbon dioxide occurs, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli, dissociation of CO2 from carbaminohemoglobin takes place। समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि हमने देखा जब टिश्यूज़ में CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ के ना बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया वहाँ पे धड़ाधड़ CO2 बन रही है। ऑक्सीजन लो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि भैया ऑक्सीजन यूज़ हो गई, तुरंत वो कंडीशन फेवर करेगी CO2 को बाइंड होने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ। जैसे ही लंग्स पहुँचे, लंग्स में CO2 का प्रेशर कैसा है? कम है। O2 का प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या हुआ? तुरंत डिसोसिएट हो गए। लगी बात समझ? ठीक है, चलो यहाँ पर RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, लेकिन माइन्यूट थोड़ा सा पार्ट इसका मिलेगा प्लाज्मा में भी। ठीक है, दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। इधर से इधर भी बना सकता है, इधर से इधर भी बना सकता है। इधर से इधर कब बनाएगा? इस डायरेक्शन में कब बनाएगा? टिश्यूज में। कहाँ बनाएगा? टिश्यूज में। और इस डायरेक्शन में कब बनाएगा? लंग्स में, क्योंकि लंग्स में जाकर के CO2 को फ्री करना है मेरे बच्चों, जिससे कि CO2 बाहर चली जाए। ठीक है, यस। एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। ठीक है, CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड फॉर्म्स एज CO2। ठीक है, एट द एल्वेलर साइड वेयर PSN। ठीक है, thus CO2 trapped as a bicarbonate ion at the tissue level and transport to the alveoli release out as CO2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब 100 ml डीऑक्सीजनेटेड होगा तो सिर्फ 4 ml दे करके आएगा। ऑक्सीजनेटेड कितना दे करके आ रहा था? 5 ml। बताओ लगी बात समझ? यस, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेगुलेशन रेस्पिरेशन का कैसे करना है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं मेरे बच्चों, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।